Hello and welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 5th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल को डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्राइवेट मेंबर बिल टू अमेंड प्रेएम्बल एंड लास्टली गोल्डन लंगूर. गोल्डन लंगूर इज स्पेशली इन न्यूज़ टुडे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. राज्यसभा में पॉपुलेशन रेगुलेशन से रिलेटेड एक प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस किया गया. नाउ पहले कुछ बेसिक समझते हैं. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर कौन है, और ये पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए जो बिल आया है इसकी डिटेल्स को समझते हैं. एंड आफ्टर दैट विल सी कि राज्यसभा में इस बिल को लेकर जो डिस्कशंस हुई हैं उसके की हाइलाइट्स क्या हैं. पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए राज्यसभा में जो बिल प्रेजेंट किया गया इसे लेकर कहा गया कि इट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल. नाउ सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट मेंबर कौन होता है. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर. नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑपोजिशन पार्टी से हमारे पास कुछ एमपीज हैं लेकिन वो मिनिस्टर्स नहीं हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइवेट मेंबर. तो यूजुअली जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है इसका पर्पस यही रहता है कि गवर्नमेंट की जो अटेंशन है, जो इशू उस मेंबर को लग रहा है कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ गैप्स हैं हमारे फ्रेमवर्क में, हमारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, उनको फिल करने के लिए अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेकर आता है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी का जो स्टैंड रहता है पब्लिक मैटर्स को लेकर वो उसे प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हाउस में 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है, और अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्ट भी कर दिया गया तो इससे पार्लियामेंट की जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप जो पढ़ते हैं अपनी पॉलिटी की क्लासेस में नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका कोई रिलेशन नहीं है. प्राइवेट मेंबर बिल अगर रिजेक्ट भी हो गया तो भी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस मोशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है. गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस बिल इज़ प्रेजेंटेड बाय अ प्राइवेट मेंबर. लास्ट टाइम प्राइवेट मेंबर बिल जो कि पास हुआ था बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा ने जिस बिल को पास किया था वो 1970 में हुआ था. एंड इट वाज बेसिकली द बिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल 1968. दैट वाज द लास्ट प्राइवेट बिल जिसे पास किया गया था. अभी तक कुल 14 प्राइवेट बिल्स हैं जो कि लॉज बन चुके हैं. तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर बिल हमेशा रिजेक्ट ही होगा. हमारे पास अभी तक 14 प्राइवेट बिल्स हैं जो कि लॉज बन चुके हैं. तो पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए ये जो न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इससे कुछ प्रोविजंस को समझते हैं. नाउ दिस बिल बेसिकली वांट्स टू ऐड अ न्यू प्रोविजन एज आर्टिकल 47A. अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड बिल जो आर्टिकल 47A है, इट्स अबाउट ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स. हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का विच डील्स विद DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो DPSPs में एक न्यू प्रोविजन ये इनकॉर्पोरेट करना चाहता है थ्रू दिस बिल विच इज आर्टिकल 47A विच सेज इट्स द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स. इस बिल के अंदर ये भी प्रपोज किया गया है कि वो लोग जो कि स्मॉल फैमिली नॉर्म से अडेयर नहीं करते उनसे जो भी कंसेशंस जो स्टेट प्रोवाइड करती है उन्हें विड्रॉ कर दिया जाए. एंड साथ ही में पॉजिटिव साइड से वो कह रहे हैं कि वो लोग जो कि स्मॉल फैमिली नॉर्म को फॉलो करते हैं उनको टैक्सेस में इंसेंटिव्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, दे विल गेट प्रायोरिटी इन सोशल बेनिफिट स्कीम्स एज वेल, स्कूल एडमिशन्स में उनको प्रायोरिटी मिलेगी. सो दोज पीपल, स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या है इस बिल के अकॉर्डिंगली कि जो फैमिली है, एक कपल है, दे शुड लिमिट देयर फैमिली टू 2 चिल्ड्रन ओनली 2 चिल्ड्रन एक कपल के होने चाहिए. इसे कहा जा रहा है स्मॉल फैमिली नॉर्म. वेल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमारे शेड्यूल 7 के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है विच इज़ बेसिकली लिस्ट 3 जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं, और अगर एक इशू को लेकर दोनों के लॉज बन चुके हैं तो जो सेंटर का प्रोविजन होता है वो प्रिवेल करता है. लिस्ट 3 जो है कॉन्करेंट लिस्ट,
इसके अंदर 20A को एंटर किया गया. सो व्हाट डज 20A सेज? 20A डील्स विद पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. तो हमारा जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग का जो इशू है ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारी जो लिस्ट 3 है 7th शेड्यूल के अंदर उसके अंदर ऐड किया गया एज 20A. वेल, एक और चीज़ याद रखेंगे कि आर्टिकल 47A विच इज़ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन रेगुलेशन, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, इसके लिए हमारा जो नेशनल कमीशन था टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी 2002 में रिकमेंड किया कि आर्टिकल 47A को ऐड करना चाहिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. अब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर हमारे इंडिया में करंटली क्या स्टेटस चल रहा है, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं. तो कुछ स्टेट्स है हमारे पास, लाइक वी हैव 6 स्टेट्स, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. ना इन्होंने प्रोविज़न बनाया है कि अगर पंचायत का मेंबर बनना है तो इसके लिए 2 चाइल्ड नॉर्म जो है वो मैंडेटरी है. सो एनी पर्सन हु वांट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायत तो उनको फॉलो करना होगा 2 चाइल्ड नॉर्म. एंड इसी के चलते इवन न्यूज़ आई थी कि 2018 में राजस्थान के अंदर अराउंड 412 पंचायत मेंबर्स को रिमूव कर दिया गया था बिकॉज उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म से कंप्लाई नहीं किया था. एंड अलॉन्ग विद दिस इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को अलाउ किया है कि अगर कोई स्टेट इवन अलाउ भी नहीं करता ऐसे लोगों को जिनके 2 चाइल्ड से ज़्यादा बच्चे हैं कि वो पंचायती पोस्ट के लिए इलेक्ट भी हों, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को अपहेल्ड किया है. ना समझने की ज़रूरत है कि इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है. वेल, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी 125 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और ये न्यूज़ भी आई थी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा एंड विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ऑल्दो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी ऑफ 2000 इंडिया के पास है, बट स्टिल इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड जैसा कि इस न्यूज़ आर्टिकल में भी बताया गया, हमारे इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी ओवरली पॉपुलेट हो चुका है, सो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवरबर्डन. एंड अगर इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रो होती रही और इसी तरह का बर्डन हमारे रिसोर्सेज पे बना रहा, सो इवन हम ओवर एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को. ये तो नीड थी, लेकिन जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है. जैसे कि कहा जाता है कि अगर इंडिया ने 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो किया तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल. एंड इंडिया की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड एजुकेटेड यंग पीपल, बट द 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म विल अल्टीमेटली क्रिएट शॉर्टेज ऑफ यंग पीपल. एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि इसकी वजह से जेंडर इम्बैलेंस हो सकता है. थिंग लाइक सेक्स सिलेक्शन हम देखने के लिए मिल सकती है बिकॉज इंडियन सोसाइटी में बॉय चाइल्ड को फेवर किया जाता है, तो इसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है, तो जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है. अलॉन्ग विद दिस, अगर कोई फैमिली है जिसका थर्ड चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म फॉलो नहीं किया, तो इसकी वजह से अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन का इशू भी आ सकता है. नाउ दिस वाज फेस्ड बाय चाइना एज वेल, क्योंकि चाइना के पास 1 चाइल्ड पॉलिसी थी. तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के होते ही सो इफ़ समबडी वॉयलेटेड दिस पॉलिसी, तो वहाँ पे देखने के लिए आया कि चाइना में बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन भी थे. तो ऐसा जेंडर इम्बैलेंस और अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन वाला सीन इंडिया में ना हो जाए, इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है. अलॉन्ग विद दिस, अगर हम हमारे पैरामीटर्स को देखें तो इंडिया की जो बर्थ रेट है वो स्लो डाउन हो रही है. रादर इन 2000 अगर हम देखें तो हमारी जो फर्टिलिटी रेट थी दैट वाज 3.2 चिल्ड्रन पर वुमेन. 1 विमेन अगर हम एवरेज निकालते तो 3.2 चिल्ड्रन हमारे इंडिया में आ रहा था. लेकिन 2016 में ये जो फर्टिलिटी रेट है ये डिक्रीज हो गया एंड इट हैड ऑलरेडी फॉलन टू 2.3 चिल्ड्रन. देखो, जब राज्यसभा में भी इस पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल को लेकर डिस्कशन हुई तो पहली चीज़ ये आई, उस डिस्कशन में कहा गया कि ये जो पीनल क्लॉज है कि वो फैमिलीज़ जो कि जिनके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन होंगे उनको पीनलाइज किया जाएगा.
तो इस पीनल क्लॉज को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि जो थर्ड चाइल्ड है दैट चाइल्ड विल डेवलप द फीलिंग ऑफ कि ही और शी इज़ अनवांटेड, और ये जो फीलिंग है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग है. वी डोंट वांट दिस फीलिंग कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी ये फीलिंग ले कि अगर वो थर्ड हैं या फोर्थ हैं, अगर वो सेकंड चाइल्ड के बाद कोई भी चाइल्ड आया है उनको अनवांटेड की फीलिंग ना आए. एंड इसके बाद इवन जैसे कि मैंने पहले भी बात की, इससे सेक्स सिलेक्शन जो है वो प्रमोट हो सकता है एंड अल्टीमेटली फीमेल फिटिसाइड इससे इंक्रीज हो सकता है. एंड देन एक और चीज़ कही गई है कि बेसिकली ये जो बिल है इट वांट्स कि ऐसे एफर्ट्स लिए जाएं जिससे कि जो स्मॉल फैमिली नॉर्म है कि जो कपल है वो 2 चिल्ड्रन तक लिमिट अप रहे, इसे प्रमोट किया जा रहा है. अलॉन्ग विद दिस जो हेल्दी बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन 2 चिल्ड्रन, उसे भी यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है, ताकि हमारे इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, ये सब यहाँ पे मेंटेन रहे. एंड देन जो हमारा रिसोर्स बर्डन है उसे भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि ऑलरेडी हमारी जो इंडिया के पास जो पर पर्सन लैंड अवेलेबिलिटी है इट इज़ ओनली 1.2 हेक्टेयर, और अगर हम देखें कि वो रिसोर्सेज जो कि रीजनरेट होते हैं सो इट्स ओनली 0.43. तो बेसिकली हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. हम 187% की रीजनरेशन में हैं और वी आर एक्चुअली इन द डेट ऑफ इट. हम ज़्यादा ओवरबर्डन कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर 30 ईयर्स तक भी अगर इसी तरह से बर्डन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे रहा, इंडिया कैन एग्जॉस्ट ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट. इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया गया कि हम पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेट कर देते हैं कि अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, एंड बेसिकली देन इंडिया विल हैव चीप लेबर जिसको ग्लोबली जिसकी डिमांड है. वेल इस आर्टिकल में कहा गया है कि इससे पीपल आर बीइंग मिसलेड ड्यू टू बाय द नेम ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको चीप लेबर चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया. कहा गया है कि पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ वेरी मिसलीडिंग. तो ये सारे डिस्कशंस राज्यसभा में हुई ऑन पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ. सो जो लास्ट विंटर सेशन हुआ था तब पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू को रेज किया गया था. वेल सबसे पहले समझते हैं 0 आवर क्या है. सो 0 आवर एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर एमपीज़ उन इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं विच दे थिंक इज़ अर्जेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. सो 0 आवर के दौरान मैटर्स को रेज करने के लिए जो एमपीज़ हैं उन्हें नोटिस देना होता है 10 बजे से पहले टू द स्पीकर और चेयरमैन ऑन द सेम डे ऑफ सिटिंग. और जो नोटिस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, जो इशू है वो रेज करने वाले हैं उसको मेंशन किया जाता है. वेल यहाँ पे याद रखिएगा अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें या फिर राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें, it is up to their discretion. They can allow or decline that issue to be discussed. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉलिटी में पढ़ते भी हैं 0 आवर के बारे में, यू नो कि इट इज़ नॉट मैंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल डिवाइस. यूजुअली क्या होता है कि अगर एमपीज़ कोई मैटर रेज करते हैं तो उनको 10 डेज़ का एडवांस नोटिस देना होता है, लेकिन 0 आवर के थ्रू अगर कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है एंड जिसके लिए 10 डेज़ की वेट नहीं की जा सकती, ऐसे इश्यूज़ को 0 आवर के दौरान रेज किया जाता है. ना 0 आवर आता कब है? सो इट इज़ बेसिकली अ टाइम गैप. जब क्वेश्चन आवर एंड हो जाता है और जो हाउस का रेगुलर बिजनेस है उसकी शुरुआत के बीच में जो गैप है, बाय द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड इन द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस, ये जो बीच का टाइम गैप है इस दौरान इसे 0 आवर कहा जाता है. तो लास्ट जो हमारा विंटर सेशन था उसके अंदर 0 आवर के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू था उसे रेज किया गया. वेल जिसे लेकर ये अनाउंसमेंट हुई है कि एक न्यू लॉ कमीशन विच इज़ 22nd लॉ कमीशन, दे आर गोइंग टू टेक अप द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? बेसिकली इट इज़ टू प्रोवाइड वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री. पूरे कंट्री के लिए एक कॉमन लॉ which is going to apply to all the religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption. ये जो personal matters हैं इसको लेकर एक common law जो कि सारे religious communities पे apply हो, इसे कहा जाता है Uniform Civil Code. Well, इसे लेकर हमारे constitution में we have Article 44 which says that state shall endeavor to secure uniform civil code for citizens
throughout the country. So Article 44 in our constitution deals with uniform civil code. And एक और चीज़ याद रखिएगा, Article 44 is basically a DPSP, मतलब Directive Principle of State Policy. DPSP को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 37 में दैट दे आर नॉट जस्टिसाइबल, मतलब उनको किसी कोर्ट के थ्रू आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट दीज आर बेसिकली सम प्रिंसिपल्स विच आर लेड डाउन फॉर गवर्नेंस. हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है, उन सब के लिए इन प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया है. ये जस्टिसाइबल नहीं है, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट. तो देयरफॉर ये एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल है. आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ DPSP. नाउ इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म कोड्स जो फॉलो होते हैं उसका एक बार स्टेटस देख लेते हैं. वी हैव इंडियन लॉज, कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि यूनिफॉर्म कोड के थ्रू फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली इन सिविल मैटर एज वेल. लाइक वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, India Civil Procedure Code, Transfer of Property Act, Partnership Act, Evidence Act, etc. So we do have some Indian laws which follow uniform code. States की अगर हम बात करें, they have made amendments, कुछ matters में उन्होंने amendments की हुई हैं. So there is some diversity even under these secular civil laws. Like for example 2019 में हमारे पास Uniform Motor Vehicle Act आया था. Even some states refuse to govern by this uniform law. Now let's understand the background of Uniform Civil Code. Well, it goes back to the colonial times. जिस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की, स्पेशली इन 1835, जिसका स्ट्रेस था कि इंडिया के अंदर जो इंडियन लॉज हैं रिलेटेड टू क्राइम, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी चाहिए, इन सब की कोडिफिकेशन होनी चाहिए. लेकिन इसमें रिकमेंड किया गया जो पर्सनल लॉज हैं ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, दे शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन. इसके बाद जो पर्सनल इश्यूज़ हैं इसके अंदर लेजिस्लेशन लेकर आने के लिए, इसके अंदर इनको कोडिफाई करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने BN राव कमेटी बनाई, जिसका एम था टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन 1941. एंड इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस बिल को अडॉप्ट किया गया 1956 के अंदर एज हिंदू सक्सेशन एक्ट. बेसिकली इसने जो लॉज थे रिलेटेड टू सक्सेशन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, इनके अंदर सक्सेशन को लेकर जो लॉज थे उनको अमेंड किया और उन सब लॉज को कोडिफाई किया. हाउएवर ये जो एक्ट आया है इसके अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और पारसीज के सेपरेट पर्सनल लॉज प्रेजेंट थे. लेकिन इन सभी लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर आने के लिए इवन कोर्ट्स के अंदर भी जजमेंट आई है कि गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड. लाइक फॉर एग्जांपल शाह बानो का जो केस है 1985 का, इट्स वेरी फेमस फॉर इट. देन सारा मुगदाल केस ऑफ 1995, इट डेल्ट विद इशू ऑफ बाइगैमी, एंड जिसके तहत जो पर्सनल लॉज हैं रिलेटेड टू मैरिज डिफरेंट रिलीजन्स के, उसका इशू यहाँ पे रेज हुआ. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक या फिर अगर हम पॉलीगैमी जैसे इश्यूज़ की बात करें, सो दे डू अफेक्ट द राइट ऑफ वीमेन. उनकी जो लाइफ ऑफ डिग्निटी है, इन सबको ये अफेक्ट करते हैं, जिसे लेकर इवन सेंटर ने भी क्वेश्चन किया कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन देयर आर सम प्रैक्टिसेस विच आर नॉट इन कंप्लायंस टू फंडामेंटल राइट्स. तो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी देनी चाहिए विच आर नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. नाउ व्हेन वी से कि जो पर्सनल लॉज हैं इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? नाउ सबसे पहले हमारी सोसाइटी में जो वल्नरेबल सेक्शन है, नाउ जैसे कि अगर हम अम्बेडकर जी से देखें तो विमेन और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन. इससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी और कंट्री के अंदर जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है वो इंक्रीज़ होगी, एक यूनिटी की फीलिंग यहाँ पे इंक्रीज़ होगी. तो पहली चीज़ जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का वो प्रोटेक्ट होगा. एंड देन अगर हम बात करें लॉज की, तो इससे लॉ की सिंप्लीफिकेशन होगी. दिस कोड विल सिंप्लीफाई दीज लॉज. नो मैरिज सेरेमनी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अडॉप्शन, इन सब के लिए एक ही लॉ होगा और ये लॉ सारे सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ. तो अल्टीमेटली हमारे जो लॉज हैं वो सिंप्लीफाई होंगे.
देन पूरे कंट्री के लिए एक कॉमन लॉ जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट नहीं होता। इससे हमारे प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है वो हमारा जो आइडियल है हम उससे स्टिक करते हैं। एंड अलॉन्ग विद इट जो जेंडर जस्टिस है, बिकॉज सारे जो पर्सनल लॉज हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और जो किसी भी तरह का जेंडर बायसनेस हमें हमारे प्रेजेंट लॉज में दिखता है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो देयरफॉर अब जो हमारी 22nd लॉ कमीशन आई है दैट इज़ गोइंग टू स्टडी द एंटायर इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से वी शुड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस प्रिंसिपल। तो इसके लिए 22nd लॉ कमीशन जो है उसका ये एम है। आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट के हाउसेस में ये देखा गया है कि बहुत बार ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विच एम टू अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, इसे लेकर राज्यसभा में डिस्कशन हुई और कहा गया कि जो प्रियम्बल है इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इसको अमेंड करने के लिए जो बिल्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वेल, ये इशू रेज इसलिए हुआ बिकॉज हमारे पास एक बिल आया है विच सीक्स टू चेंज सर्टेन वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। नाउ हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बिल कह रहा है इसे चेंज किया जाए और लिखा जाए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो ये अमेंडमेंट वहाँ पे कही गई है कि प्रपोज की गई है। इसके अलावा जो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट टर्म यूज़ हुआ है इसे लेकर प्रपोज किया गया कि इसे रिप्लेस कर दीजिए विद इक्विटेबल। अलॉन्ग विद दिस इस बिल में प्रपोज किया गया कि प्रियम्बल के अंदर कुछ और एडिशंस किए जाएं लाइक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस एज ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रियम्बल यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बार क्विकली प्रियम्बल से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे देख सकते हैं। वेल, प्रियम्बल से हम मेनली अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें तो सबसे पहले हमारा जो प्रियम्बल है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्लियर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ द इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी मेन अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड साथ ही में यहाँ पे हमारा जो इंडिया की जो स्टेट है, इंडियन कंट्री जो है, इसका नेचर कैसा होगा उसे डिस्क्राइब किया गया एज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। तो इन सब के बारे में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पे पता चलता है दैट वी टॉक अबाउट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड ऑल्सो किस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया वो डेट यहाँ पे लिखी गई है विच इज़ November 26, 1949। तो ये चार बड़े एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं फ्रॉम द प्रियम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी डेट को अडॉप्ट हुआ था। नाउ आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में भी ये पढ़ते हैं दैट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसको लेकर वी हैव डिफरेंट केसेस। 1960 में सुप्रीम कोर्ट में बेरुबरी यूनियन केस जो हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ओपिनियन को रिवर्स किया इन केशवानंद भारती केस एंड तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेम ओपिनियन फर्दर क्लैरिफाई किया गया इन LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो अब क्या सिनेरियो है प्रियम्बल का? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर हमारे लेजिस्लेचर की जो पावर है ये उसका सोर्स नहीं है, ये किसी भी तरह की प्रोहिबिशन नहीं लगाता हमारे लेजिस्लेचर्स के ऊपर एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज़ नॉन जस्टिसाइबल। तो प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं वो देख लिया। इसके बाद प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। वेल, जो हमारा केशवानंद भारती केस था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है दिस इज बेसिकली द बेसिक एलिमेंट, द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर
preamble cannot be altered by any amendment under Article 368. Article 368 को यूज कर कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। इससे पहले प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके अंदर प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। सो प्रियम्बल अमेंड नहीं किया जा सकता, अभी तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और आज के इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी यही कहा गया है कि प्रियम्बल की अमेंडमेंट को लेकर जो बिल्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। प्रियम्बल इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट गोल्डन लंगूर। सो वेस्टर्न आसाम में वी हैव अ बोनगाई गांव डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे गोल्डन लंगूर का काफ़ी अच्छा हैबिटेट है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया कि इस एरिया को अपग्रेड कर देते हैं इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस डिसीजन को उस एरिया के जो नेबर्स हैं दे आर अपोजिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डाइवर्स एरिया जहाँ पे गोल्डन लंगूर प्रेजेंट है। इट इज़ फाउंड ओनली इन आसाम एंड भूटान। सो इस कोकाई जाना के आसपास के जो विलेजेस हैं they are opposing this move because जो villages हैं they are basically the primary stakeholders and they are saying कि ये जो conventional idea है कि इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, इसे ड्रॉप करना चाहिए, और जो रिजर्व फॉरेस्ट है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। नाउ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अगर ये बन जाता है तो जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इट इंश्योर्स कि जो कम्युनिटी है इट कैन को पार्टिसिपेट, इट कैन मैनेज इन द सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ दैट एरिया। एंड इसके लिए जो विलेजेस हैं उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है इसका जो कुछ एरिया है वो हमारे लिए सेक्रेड है और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो मेंटेन रहनी चाहिए, एंड फॉर दैट इसे सीधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बनाया जाए, रादर एक कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बनाया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उनका जो उनके फॉरेस्ट के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे पॉइंट आउट होता है। एंड विलेजेस ने ये भी बताया कि उनका जो कंजर्वेशन एफर्ट है, जो लोकल पॉपुलेशन है, दे हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू दिस, जिसकी वजह से इस एरिया की जो फॉरेस्ट कैनोपी है वो इंक्रीज हुई है, एंड देयरफॉर जो गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन है उसको यहाँ से फ़ायदा हुआ है। ना गोल्डन लंगूर के लिए जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्डन लंगूर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ ट्रेकीपाइथिकस गी, एंड दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय कलर ऑफ देयर फर। उनका जो फर है वो गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इनको गोल्डन लंगूर कहा जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन कि जोग्राफी या सीजन के हिसाब से जो गोल्डन लंगूर है इनके जो फर हैं इनके कलर चेंज होते हैं। अगर हम यंगर लंगूर को देखें तो इनका कलर डिफरेंट होता है फ्रॉम अडल्ट्स। गोल्डन लंगूर्स आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन ट्रीज, एंड ये जो फॉरेस्ट होता है उसकी अपर कैनोपी में ही रहते हैं, एंड इसीलिए इनको लीफ मंकीज भी कहा जाता है। ना इफ़ वी सी द हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर, तो ये एंडेमिक है टू वेस्टर्न आसाम, इंडिया एंड भूटान ओनली, एंड इनका जो हैबिटेट है ये 4 जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है। भूटान की फुट हिल्स, ईस्टर्न साइड पे मानस रिवर, वेस्टर्न साइड पे संकोश रिवर और सदर्न साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर। आज ही अपने आप नॉर्थ ईस्ट के मैप को ओपन करेंगे एंड यू विल सी भूटान की जो हिल्स हैं वो नॉर्थ में हैं, ईस्ट में मानस रिवर बाउंड्री बना देती है, वेस्ट में संकोश रिवर बाउंड्री बनाती है और साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर बाउंड्री बनाती है। इनके बीच का जो एरिया है दैट इज़ द जोन ऑफ गोल्डन लंगूर, जिसमें मेनली वेस्टर्न आसाम और भूटान इंक्लूड होता है। देयर आर सेवरल थ्रेट्स टू गोल्डन लंगूर। सबसे पहले अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो इनका जो हैबिटेट है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। देयरफॉर जो इनका एक्सटेंशन का जो थ्रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस आसाम में भी ये देखा गया है कि इनका जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट हुआ है, स्पेशली जब रूरल एरिया के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन गई, इलेक्ट्रिक वायर्स को पास करवाया गया, डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ, तो पहले ही एक छोटे से एरिया में लिमिटेड हैं और वहाँ पे भी हमारे पास हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाए इट्स अ वेरी बिग थ्रेट टू इट।
अलॉन्ग विद दिस ये जो वायर्स बनी और जो फॉरेस्ट के अंदर जो गैप्स आए बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, इसकी वजह से गोल्डन लंगूर्स के अंदर इन ब्रीडिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। गोल्डन लंगूर्स को कंजर्व करने के लिए हमारे पास सेंट्रल जू अथॉरिटी ने स्टेट जू एंथ्रस्ट किया है, जिनका मेन एम ही यही है कि आसाम के अंदर गोल्डन लंगूर्स के लिए कंजर्वेशन ब्रीडिंग का एरिया बनाया जाए। 2011 में ये इनिशिएटिव लिया गया था। अलॉन्ग विद दिस भूटान के सेंसस में ये देखा गया कि 2019 के अंदर 62% गोल्डन लंगूर्स की पॉपुलेशन ड्रॉप कर गई इफ़ वी कंपेयर इट टू 2009 सेंसस। तो 2009 सेंसस के कंपैरिजन में भूटान के अंदर 62% गोल्डन लंगूर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है। इससे पहले आसाम में 2009 के अंदर तकरीबन 5140 लंगूर्स देखे गए थे, बट इस साल जो सेंसस है वो कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्शन स्टेटस आपको याद होना चाहिए। IUCN के अकॉर्डिंगली इट इज़ एंडेंजर्ड। अगर हम साइट्स देखें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉना एंड फ्लोरा, इट कम्स इन अपेंडिक्स 1। और अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखें 1972 का, then it comes in schedule 1. So it's a species in news, important है, इसका जो status है, इसका जो habitat है, इसे याद रखिएगा। So that is it. इस वीडियो के लिए इतना ही। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like this video, please do like and comment below. Further, अगर आपको द्रोणाचार्य IAS इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स दिए गए हैं आप इनको यूज़ करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So that's all from my side. Thank you so much.